Welcome back to my dear friends. Before starting this session, I would like to know a question. Do you know the name of monarchs whom did Chaucer see during his lifetime? If you know the answer of this question, please drop your answer in the comment box, and without wasting time, let's start today's session, or that is the age of Chaucer. My dear friends, in the previous video, I have completed Anglo-Saxon period, then I covered Middle English age, and Middle English age is divided into three parts. The first one is that Anglo-Norman period, and after completing Anglo-Norman period, today I am going to discuss the age of Chaucer. And the age of Chaucer marks a significant phase in English literature, often referred as the morning star of Renaissance. दोस्तों, जो एज ऑफ चौसर है, अक्सर इसको एक महत्वपूर्ण फेज माना जाता है इंग्लिश साहित्य में, और इसको एक मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसां के रूप में देखा जाता है चौसर को. इट वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल ट्रांजिशन एंड लिटरेरी इनोवेशन, shaped by events like the 100-Year Wars, the Black Death, the Peasant Revolts, and the rise of the middle class. Geoffrey Chaucer, the greatest poet of this period, is considered the father of English poetry. दोस्तों, किसने जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश कहा? ये कोट किसका है दोस्तों? जरूर कमेंट करके बताइएगा. इसका आंसर आपको इसी सेशन में अंत में मिलेगा. दोस्तों, यूं कहूं तो जॉफ्री चौसर एक ऐसे राइटर थे, जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो साहित्य के क्षेत्र में इंग्लिश भाषा के एक कवि के रूप में इनसे बड़ा नाम किसी का नहीं हुआ मिडिल इंग्लिश एज में. इसी कारण इनके लाइफ स्पैन को द एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है. और इनके समय 100-Year War शुरू हो जाता है, ब्लैक डेथ आता है, पीजेंट रिवोल्ट होती है. दोस्तों, इन सबका हम जो डेट है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में फिर से आपको मौका मिलेगा रिवाइज करने का. तो दोस्तों, इस बार मौका को मिस नहीं करिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा साथ ही साथ, ताकि आपकी परीक्षा की अच्छी ढंग से तैयारी हो सके. दोस्तों, अब हम जानेंगे द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज ऑफ चौसर. दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा द 100 Years War. ये द 100-Year Wars जो था, 100 वर्षों की जो युद्ध थी, यह किन दो देशों के बीच में लड़ा गया? तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 1337 में होती है और 1453 में इसको दोस्तों समाप्ति होती है. अ प्रोलॉन्ग्ड वार बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. याद रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100-Year Wars होता है. यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन सकता है. क्रिएटेड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंग्लैंड. दोस्तों, इस युद्ध ने इंग्लैंड के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया. इंक्रीज द यूज ऑफ इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज. इतना ही नहीं, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू होता है तो अपर क्लास की जो भाषा होती है वो एंग्लो नॉर्मन हो जाता है, अर्थात फ्रेंच भाषा हो जाती है. जो आपके क्लर्जी होते हैं वो लोग लैटिन बोलते हैं, लेकिन जो कॉमनर्स होते हैं दोस्तों, वो लोग इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं. और जब युद्ध शुरू होती है तो आप जानते हैं युद्ध में तो सब कोई भाग लेता है. तो उस समय एक राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई, जिससे इंग्लिश भाषा के भी विकास में मदद मिला. और उस समय जो आपकी इंग्लिश भाषा थी एक लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में विकसित होने लगी. देन कम्स अ मेजर इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री, द ब्लैक डेथ. दोस्तों, यह 1347 से शुरू होता है, 51 तक लगभग रह के आता है. अ डिवास्टिंग प्लेग दैट किल्ड नियरली 1/3 ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन. दोस्तों, यूरोप के पूरे पॉपुलेशन का 1/3 ऑफ को ख़त्म कर देता है ये ब्लैक डेथ. इट वीकेंड द फ्यूडल सिस्टम. लेकिन एक चीज़ आता है, ये फ्यूडल सिस्टम को, जो सामंतवादी व्यवस्था है उसको कमज़ोर करता है, लीडिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेज, और सामाजिक और आर्थिक बदलाव आती है. देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, द पीजेंट्स रिवोल्ट. दोस्तों, याद रखिएगा इसका डेट, पीजेंट रिवोल्ट 1381 में आता है. इट कैम इन 1381, लेड बाई वाट टाइलर एंड जॉन बॉल. जॉन बॉयल और वाल्ट टाइलर के द्वारा इसको नेतृत्व किया जाता है अगेंस्ट द हाई टैक्सेस एंड फ्यूडल
operations. Then comes the rise of the middle English class, the rise of the middle class. Due to trade expansion, व्यापार का जो बढ़ावा होता है वहाँ पे, a new merchant class emerged, एक नए व्यापारी वर्ग वहाँ पे आते हैं. English literature started कैटरिंग टू वाइडर ऑडियंस, और जो इंग्लिश आपका साहित्य है एक बहुत व्यापक ऑडियंस को समाहित करने लगा. मूविंग बियॉन्ड कोर्टली थीम्स, और कोर्टली थीम से बाहर आकर इंग्लिश रिप्लेस्ड फ्रेंच एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1362. तो याद रखिएगा इंग्लिश 1362 में ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाता है इंग्लैंड में, और रिप्लेस किसको करता है? तो दोस्तों फ्रेंच को रिप्लेस करता है. तो दोस्तों इस स्लाइड्स में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, खास करके 100 ईयर वार्स किसके किसके बीच लड़ा जाता है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में. देन आपका पीजेंट रिवोल्ट कब होता है? तो इट हैपन इन 1381, और मिडिल क्लास इंग्लिश, जब मिडिल क्लास वर्ग की राइज होती है तो 1362 में जो आपका इंग्लिश भाषा है एक ऑफिशियल भाषा का इसको मानक मिल जाता है. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर अवश्य ही करिएगा. दोस्तों अब हम लोग जानेंगे जॉफ्री चौसर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. दोस्तों चौसर वाज बॉर्न इनटू अ प्रोस्पेरस मर्चेंट फैमिली इन लंदन समटाइम्स बिटवीन 1340 एंड 1344. दोस्तों 1340 से 44 के बीच में इनकी मृत्यु होती है. यह डेट निश्चित नहीं है, इसीलिए कहीं कहीं आपको 43 भी मिलेगा, लेकिन 1340 माना जाता है, और 3 साल के बाद बैप्टाइज होता है, इसलिए यहाँ पे समस्याएं हैं. ही वॉज एन इंग्लिश ऑथर, पोएट, फिलोसफर, ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमेट. ही वॉज डाइड ऑन 25 अक्टूबर 14th सेंचुरी. दोस्तों 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे एज ऑफ चौसर की दोस्तों समाप्ति होती है. एंड बॉरीड इन वेस्टमिनिस्टर अबे नाउ कॉल्ड पोएट्स कॉर्नर. तो दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाने पर इनको जहाँ पे दफनाया जाता है उसका नाम याद रखिएगा दोस्तों आप, वेस्टमिनिस्टर अबे, जिसको अब पोएट कॉर्नर्स के नाम से जाना जाता है. दोस्तों यदि हम बात करें जॉफ्री चौसर की एजुकेशन की, तो चौसर अटेंडेड सेंट पाउल्स कैथेड्रल स्कूल. याद रखिएगा इनके स्कूल का नाम सेंट पाउल्स कैथेड्रल स्कूल. इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेट थिंकर लाइक वर्जिल, दांते, ओविड एंड पेट्रार्क. दोस्तों यह इन राइटर से काफ़ी प्रभावित थे, और चौसर जो बनकर आए, मतलब साहित्यिक रचना जो इनकी डेवलप हुई, इनमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था. दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके पेरेंट्स की. तो हिज फादर जॉन चौसर वाज अ वाइन मर्चेंट. इनके पिताजी जो जॉन चौसर थे एक शराब व्यापारी थे, एंड अ प्रोस्पेरस बिजनेसमैन, और एक समृद्धशाली व्यवसायी थे. दोस्तों एक बात याद रखिए, ये जो जॉन चौसर हैं इनकी पहुंच रॉयल फैमिली तक थी, क्योंकि जो रॉयल फैमिली के सदस्य थे उनको शराब की सप्लाई ये करते थे. इस बात का फायदा चौसर को मिलता है, और वो रॉयल फैमिली के जो कोर्ट के कार्य हैं उसमें इनको एक जॉब मिल जाता है, रॉयल कोर्ट में इनको एक नौकरी लग जाती है, और फिर ये विभिन्न देशों में इनको यात्रा करने की मौका मिलती है, जिससे इनकी बहुत साहित्यिक डेवलपमेंट हो पाती है. और हम बात करें इनकी माता की, तो इनके माता का नाम था एग्नस डे कॉप्टन. याद रखें दोस्तों, एग्नस डे कॉप्टन इनके माँ का नाम था, और हिज फैमिली वाज मेंबर ऑफ बुर्गोजियस क्लास एंड वेल्दी. मैरिज की बात करें तो अराउंड 1366 चौसर मैरिड फिलिपा डे रोट. याद रखिए इनके वाइफ का नाम था फिलिपा डे रोट, जिससे शादी 1366 के आसपास ये किए थे. हर सिस्टर कैथरीन हु वाज द थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट. और इन जो फिलिपा डे रोट थी इसकी बहन कौन थी? जॉन ऑफ गॉन्ट, जो लैंकास्टर के ड्यूक थे, उनकी तीसरी पत्नी थी, जिसके कारण और भी इनकी पहुंच मजबूत हो जाती है रॉयल फैमिली से, और ये चीज़ इनको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करता है. और यूँ कहे तो जो पैट्रोनेज है, जो संरक्षण है इनके साहित्यिक रचनाओं की, वो
रॉयल फैमिली से मिलने लगता है। एक तो इनके पिताजी थे और फिर इनकी वाइफ भी जो थी, इनका भी संपर्क दोस्तों रॉयल फैमिली से था। अब इस सेशन में हम मतलब इस स्लाइड में जो हम लोग बात कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि चौसर शाह द रीन्स ऑफ 3 इंग्लिश मोनार्क्स, और उनका नाम क्या है। अर्थात चौसर अपने जीवन काल में 3 मोनार्क्स को देखे और उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा सबसे पहले एडवर्ड द थर्ड, रिचार्ड सेकेंड और हेनरी द फोर्थ। दोस्तों नाम इनका याद कर लीजिएगा। यदि याद नहीं है अभी तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको इन तीनों मोनार्क्स का नाम याद हो जाएगा और ये आपके परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ऐसे बस इनका सिर्फ आपको नाम ही याद रहे तो वही बहुत है, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो इनका नाम आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, इसलिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं। अब यदि दोस्तों हम बात करें एडवर्ड द थर्ड की, तो ही वॉज अ पावरफुल किंग नॉन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन्स इन द 100 Years War, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गार्टर। दोस्तों इन्हीं के समय ये आपका जो क्या बोलते हैं 100 Year Wars जो था, ये काफ़ी मजबूती से इस लड़ाई को लड़े और इस्टेब्लिशमेंट करते हैं एक द ऑर्डर ऑफ द गार्टर का। चौसर सर्व्ड इन हिज कोर्ट एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चिवलरिक आइडियाज ऑफ द टाइम। इसी समय दोस्तों चिवलरिक आइडियाज से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। देन ही सा द रीन ऑफ रिचार्ड द सेकेंड, द सन ऑफ एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड के लड़के थे रिचार्ड सेकेंड। रिचार्ड सेकेंड वाज कंट्रोवर्शियल किंग। इन्हें दोस्तों कंट्रोवर्शियल किंग कहा जाता है क्योंकि इस समय का जो टाइम था वो पॉलिटिकल अनरेस्ट का समय था। हु फेस द पीजेंट्स रिवोल्ट, इन्हीं के समय दोस्तों पीजेंट्स रिवोल्ट होता है डेट कैम इनटू 1381। चौसर वर्कड एज अ रॉयल ऑफिशियल ड्यूरिंग द रीन बट एज अ रिचार्ड्स रूल बिकम अनस्टेबल, चौसर लॉस्ट फेवर। लेकिन जैसे ही इनका शासन अनस्टेबल होता है तो इनको दरबार से कोई खास मदद नहीं मिल पाती है, इनका जो पैट्रोनेज है वो खत्म हो जाता है। देन कम्स द रीन ऑफ हेनरी द फोर्थ, द फर्स्ट किंग फ्रॉम द हाउस ऑफ लैंकास्टर। याद रखिएगा हाउस ऑफ लैंकास्टर के से पहले ये राजा थे हेनरी द फोर्थ। हेनरी फोर्थ डिपोज रिचार्ड सेकेंड, ये रिचार्ड सेकेंड को डिपोज करते हैं और राजा बनते हैं। चौसर ब्रीफली रीगेन्ड फेवर अंडर हिज रूल, चौसर को फिर से सहायता मिलती है बट डाइड इन 40th century शॉर्टली आफ्टर हेनरी फोर्थ टुक द थ्रोन। जैसे ही वो राजा बनते हैं कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इन 3 मोनार्क्स अर्थात 3 किंग का आप जरूर नाम याद रखिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे। दोस्तों अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए गागर में सागर है, क्योंकि वनडे एग्जाम जो हो रहे हैं आपके टीजीटी, पीजीटी या बीपीएससी, टीआरई, तो फैक्ट्स पे सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वहीं हम बात करें यूजीसी नेट की तो वहाँ पे बहुत डीप सवाल रहते हैं, लेकिन आपके वनडे एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिस्कशन हो रही है दोस्तों ये बहुत बेस है। दोस्तों जॉफरी चौसर को किसने क्या कहा, इससे हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल है छोटा सा, आपसे शुरू में ही पूछे थे कि किसने कहा था कि चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो ये दोस्तों कोई और नहीं जॉन ड्रायडन कहे थे। जब द कैंटरबरी टेल्स का ये अध्ययन कर रहे थे उसी समय इनके रचनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि व्हाट रियली चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और देन एक और कोट इनका आता है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। देन कम्स द कोट ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड, विथ हिम इज आवर रियल पोइट्री बॉर्न। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि चौसर के साथ ही हमारी वास्तविक पोइट्री का जन्म हुआ। देन विलियम वर्ड्सवर्थ, चौसर इज अ परपेचुअल फाउंटेन ऑफ गुड सेंस। दोस्तों चौसर एडमायर्ड करते हैं, वर्ड्सवर्थ एडमायर्ड करते हैं चौसर के विजडम का, रियलिज्म का और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। और देन कम्स अ कोट ऑफ अ 20th century लिटरेरी क्रिटिक डेविड डचेज। ये दोस्तों कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों इनका, इसको याद कर लीजिएगा कि चौसर फाउंड हिज नेटिव लैंग्वेज एज अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। एज अ डायलेक्ट मतलब चौसर जो इंग्लिश भाषा को अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी एक डायलेक्ट के रूप में उसे लेते हैं, लेकिन उसको एक भाषा के रूप में
विकसित कर देते हैं, एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित कर देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे द मेजर वर्क्स ऑफ जॉफ्री चौसर। दोस्तों यदि हम बात करें कि चौसर की लाइफ या उनके रचनाओं को, तो वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पीरियड may be called French period, second Italian, and then English. If you talk about the French period, French part, तो इसमें जो रचनाएं आती है वो था आपका द बुक ऑफ डचेज। दोस्तों याद रखिए द बुक ऑफ डचेज क्या है, एक इलेजी है ब्लेंचे के मृत्यु पे। दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इलेजी क्या होता है। तो दोस्तों इलेजी इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ पोइट्री दैट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ एनी इम्पोर्टेंट पर्सन। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस बुक का, इस रचना का आप नाम याद रखिएगा कि इसके रचनाकार कौन है। जैसे द बुक ऑफ डचेज के रचनाकार कौन है, जॉफ्री चौसर। यदि हम कहें कि टाइप्स ऑफ पोइट्री क्या है, इलेजी है कि सोनेट है कि सरमन्स है कि ओड है, तो दोस्तों यह आपका होगा इलेजी। देन कम्स इटालियन पीरियड। इसमें कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। द हाउस ऑफ द फेम, then the Parliament of Fowls, then Trials and Cressida. Or if you talk about the English period, the Legend of Good Women or the Canterbury Tales. The most important work of Geoffrey Chaucer is that the Canterbury Tales. It is a masterpiece of Geoffrey Chaucer. Only because of this work he became more popular in the entire history of English literature. In the next slide, we talk about the Chaucer's major work, including some key points for your exam. So don't waste your time. Let's start Chaucer's major work. And this time you must write down some important facts and try to remember it for your exam. The first one is that the Book of Dutchess, an elegy written for Blanche of Lancaster. दोस्तों अब द बुक ऑफ डचेज क्या है, एक इलेजी है जो ब्लेंचे के मृत्यु पे लिखा जाता है। द हाउस ऑफ फेम, अ ड्रीम विजन एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ फेम। याद रखिएगा यह एक ड्रीम विजन है। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, अ सटायरिकल पोएम। याद रखिएगा यह एक सटायरिकल पोएम है अबाउट लव एंड मैरिज रिटन इन राइम रॉयल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो ये पार्लियामेंट फाउल है यह एक सटायरिकल पोएम है और इसको राइम रॉयल स्टेंजा में लिखा गया है। दोस्तों हर पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है आपके प्रीवियस ईयर सवाल को देखकर। जो आपका परीक्षा का पैटर्न है दोस्तों इसी तरह सवाल बन रहे हैं। याद रखिएगा कि द पार्लियामेंट फाउल्स का एक सटायरिकल पोएम है जो अबाउट लव एंड मैरिज एंड रिटन इन राइम रॉयल। दोस्तों राइम रॉयल कितनी लाइन की स्टेंजा होती है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप बीच बीच में आप कमेंट करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे और मुझे भी पता चल पाएगा कि आप कितने कॉन्शियस होकर इस सेशन को देख रहे हैं। देन कम्स हिज मेजर वर्क्स ट्रायल्स एंड क्रिसीडा, अ ट्रेजिक लव स्टोरी सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वार। इट इज ऑल्सो रिटन इन राइम रॉयल। याद रखिएगा ये दोनों ही रचनाएं 3 और 4 को राइम रॉयल में लिखा गया है। देन कम हिज masterpiece, the Canterbury Tales. It also may be called the magnum opus. Magnum opus मतलब the most important works. A collection of 24 stories told by pilgrims on their way to Canterbury, written in heroic couplet. दोस्तों इसको लिखा गया heroic couplet में। याद रखिएगा दोस्तों कि कैंटरबरी टेल्स को लिखा गया हीरोइक कॉपलेट में। दोस्तों मिडिल इंग्लिश पीरियड का जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे हम जॉफ्री चौसर का जो द कैंटरबरी टेल्स है इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का डिस्कशन किए थे। आप ज़रूर देख लीजिएगा कैंटरबरी टेल्स का वो डिस्कशन, क्योंकि वहाँ से सवाल रहेंगे। हर राइटर की 1-2 रचनाएँ होती है जिससे सवाल परीक्षा में बनते हैं, डीप में जाकर उसके कैरेक्टर से, उसके थीम से, उसके प्लॉट से, उसके स्टोरी से। और कुछ ऐसी वर्क्स होती हैं जिनका केवल नाम याद कर लेना चाहिए और कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो खास करके आपके रीनेसां पीरियड से शुरू होंगे जिनका पब्लिकेशन डेट भी दोस्तों याद करना होता है। दोस्तों सोच रहे हैं कि एक वीडियो आपके लिए लाएं कि उसमें हम डिस्कस करें कि इंग्लिश लिटरेचर को कैसे पढ़ना है, किस सेशन के किस राइटर को पढ़ना है
और उसके किस वर्क्स को पढ़ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। देन कम्स द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, वन ऑफ द फर्स्ट वर्क इन हीरोइक कपलेट। दोस्तों ये जो वर्क्स है इनकी, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, इसमें पहली बार जॉफ्री चौसर हीरोइक कपलेट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जॉफ्री चौसर को जाना जाता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड सर्किल में उन सबके पास ये वीडियो पहुँचा दीजिए जो भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों चौसर्स पोएटिक फॉर्म। इन दिस स्लाइड्स वी विल टॉक एंड डिस्कस अबाउट द चौसर्स पोएटिक फॉर्म। दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पोएटिक फॉर्म का जो यूज किए थे वो था ऑक्टासिलेबिक कपलेट। ऑक्टासिलेबिक कपलेट मीन्स 8 syllable lines with rhymed couplets यूज इन द बुक ऑफ द डचेज। इसकी प्रयोग कहाँ हुई है? बुक ऑफ डचेज में हुई है। दोस्तों जो नाम बार बार आ रहे हैं ना आपके सामने, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको सवाल जो बन सकते हैं एमसीक्यूज वो याद होते चलेंगे। तो द बुक ऑफ डचेज के रचनाकार है जॉफ्री चौसर और इसको लिखे थे किसमें? ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखे थे। देन कम्स अनदर पोएटिकल फॉर्म दैट इज राइम रॉयल। राइम रॉयल इट इज अ 7 line स्टेंजा। Always keep in your mind that rhyme royal is a 7 line stanza introduced by Geoffrey Chaucer in English। Geoffrey Chaucer के द्वारा इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया गया और फर्स्ट ही यूज्ड इन ट्रायल्स एंड क्रिसीडा, देन द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये दोनों रचनाओं में दोस्तों राइम रॉयल का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। देन कम्स हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट इज वन ऑफ द मेजर पोएटिक फॉर्म दैट वाज यूज्ड इन many different ages in the entire history of English literature. Rhymed iambic pentameter became the standard meter of English poetry after Chaucer. He used in Canterbury Tales and the Legend of Good Women. If you talk about the heroic couplet, Chaucer used these forms in his 2 works. The first one is that the Canterbury Tales and second is that the Legend of Good Women. दोस्तों हीरोइक कपलेट याद रखिएगा, इसका राइम स्कीम होगा आपका AA BB CC। दोस्तों इस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का हम जब वीडियो सीरीज शुरू करेंगे वहाँ पे हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और वहीं से आपको तैयार हो जाएंगे। अभी हम लोग का फोकस है इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉफ्री चौसर एंड सम की पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। देन वन प्रोज कम्स बाय द हैंड ऑफ Geoffrey Chaucer, rare in Chaucer's work but used in a treatise on the astrolabe. Remember this work's name of this work? A treatise on the astrolabe and 2 tales, the tale of Maliby and Parson's Tale। दोस्तों प्रोज की बात करें तो इनकी एक रचना है अ ट्रीटाइज ऑन द एस्वेल, इसका नाम याद रखिएगा और इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है आपके जॉफ्री चौसर। कम से कम दोस्तों राइटर्स का नाम आप जरूर याद रखिएगा और उनकी मेजर वर्क्स की। दोस्तों एक छोटा सा और पॉइंट है जिसका हम डिस्कस कर लेते हैं, जॉफ्री चौसर और उनके कंटेम्प्रोरी राइटर्स। जॉफ्री चौसर के समकालीन राइटर्स कौन कौन थे? तो दोस्तों याद रखिए उनका नाम, इनसे भी सवाल बन सकते हैं। थॉमस हॉकलीव, हेनरी एस्कोगन, राल्फ स्ट्रूड, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा विलियम लैंगलैंड। और विलियम लैंगलैंड की एक महत्वपूर्ण रचना का दोस्तों हम लोग डिस्कशन किए थे प्रीवियस वीडियो में, जरूर बताइएगा। और सर लेविस क्लिफोर्ड और सर रिचर्ड स्टोरी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों जब भी आप मेरे सेशन को देखिए तो आप अपने पास ज़रूर नोटबुक रखिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं, इस स्लाइड्स से अतिरिक्त कोई हम पॉइंट बताते हैं उनको भी नोट करिए। और दोस्तों ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।